हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे साइंस का, जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं जैसा कि आपको पता है, और नॉन मेटल्स जैसे कि डायमंड। डायमंड जिस नॉन मेटल से बना है उसका नाम है कार्बन। कार्बन आप सबको पता है एक नॉन मेटल है। ओके, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही, वैसे एनसीईआरटी में लॉन्ग फॉर्म में दिया है, बट इसमें ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आपको इस फोटो में दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? ये जो बेल है, बेल मेटल से बनी रहती है। क्या प्रोड्यूस करती है? आवाज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब जब आप इसको बजाओ, क्यों, बेसिकली इसका क्या काम आता है? क्योंकि एक मेटल जब दूसरे मेटल के साथ टकराता है तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या होता है, जो गोल्ड होता है उसको हम हैमर से, गोल्ड को ही नहीं, एक्चुअली बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, हैमर से या बहुत ही भारी चीज़ से बीट अप किया जाता है, जिसकी वजह से वो शीट्स में बदल जाते हैं, शीट्स में, पतली पतली शीट्स में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको वायर दिख रहा है। ओके, इस फोटो की बात करते हैं। यहाँ पर एक कॉपर है। कॉपर को जब बहुत तेज हैमर या किसी से बीट किया जाता है तो वो कॉपर की वायर में बदल जाता है। किसमें? वायर में। यहाँ पर किस में बदल रहा था? पतली पतली शीट्स में। कुछ ऐसे देखो मेटल्स होते हैं जो कि जिनको बीट करने पर वो पतली पतली शीट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं शीट्स में नहीं होते, वो क्या होता है, वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा भी कहीं बीच में रुकावट ना आए, इसलिए हमने सिल्वर वायर यूज़ किया। आप कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते थे, कोई भी आप मेटल की वायर यूज़ कर सकते थे। ओके, तो हमने यूज़ की है ताकि गुड कंडक्शन हो, तो आपको ये भी याद रखना है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको रिमेंबर रखनी है। अब आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में। ये 5 जो है, यहाँ पर 4 एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो, पहला अभी आपने पढ़ा कि एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे जब आप उसको बीट करोगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ये आपको याद रखना है टिल द 10th, क्योंकि बहुत वर्ड काम आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मेलेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे जब आप उनको बीट करते हो, ठीक है, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस। अब जैसे इससे अच्छा एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता, एल्यूमिनियम। जब आप एल्यूमिनियम को बीट करते हो, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, बस। तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाता कि राइट द 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब हम देखते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। The properties of a metal by which it can be drawn into wires is called the ductility. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं जिनको बीट करने पर वो शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, एक उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी खासियत होती है उनकी, कि जब आप उनको बीट करोगे ना तो वो वायर्स में ड्रॉन हो जाएंगे, वो वायर्स में टर्न, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते, दे कैन बी टर्न इनटू वायर, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर, तो वायर में टर्न अप हो जाते हैं। ओके, एंड ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। एंड इसका कॉपर से अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, आपके घर पे कॉपर की वायर लगी रहती है। कॉपर जो होता है जब आप उसको बीट करते हो तो वो कॉपर की वायर में हो जाता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, आपने देखा कि जो बेल्स होती हैं जब आप उसको बजाते हो, ठीक है, बेल्स को, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। उस रिंगिंग, कोई भी साउंड नहीं, अब आप बोलोगे ऐसे तो हम नॉन मेटल को भी जो है, एक नॉन मेटल को दूसरे की तरह, तो एक साउंड आती है, तो वो साउंड रिंगिंग साउंड नहीं होती है। यहाँ पर जो मेटल, एक मेटल के बजाने पर एक रिंगिंग साउंड आती है, उस साउंड को हम कहते हैं सोनरस। एंड ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, थर्ड प्रॉपर्टी, कि मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस। सोनरस का मतलब होता है कि जो रिंगिंग साउंड मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट, मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, मतलब लस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही शाइन करते हैं। ओके, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल तो आप सबको पता है, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स, जैसे कुछ नॉन मेटल्स तो आप लोग जानते होंगे, एक कार्बन है नॉन मेटल,
ओके, दूसरा फोस्फोरस, ओके, ये वाला आपको याद रखना। एंड सल्फर, सल्फर कैसा दिखता है यहाँ पर आप ध्यान से देख लो। सल्फर एक, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सल्फर और सोडियम में। सोडियम जो है वो मेटल है और सल्फर जो है नॉन मेटल है। ओके बस। अच्छा मैं ये बताती हूँ कि आप कुछ बच्चों को ना इस चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसमें आई है ना, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लग रहा होगा या बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो टॉपिक है, हम उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे ना आपको बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब वो चीज़ आपको हार्ड लगेगी नहीं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो हार्ड है ही नहीं। तो पूरा का ऑल मिला के देखें तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें लर्निंग का ज़्यादा नहीं है। लर्निंग का जो है वो 5th चैप्टर में है, उसको भी हम बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, तो वो भी आप देख लेना वो वीडियो। ओके, अब हम देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी तो किसी को लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर सबको मेटल की याद है। ओके, अच्छा एक नॉन मेटल लिया आपने, कोई भी नॉन मेटल का नाम आप अपने माइंड में सोचो। जैसे मैंने सोचा है वुड। ओके, अब मैं वुड को जब हैमर से बीट करूंगी तो वो कैसे हो जाएगा? वो एक पाउडरी मास में टर्न हो जाएगा, मतलब उसका चकनाचूर बन जाएगा। तो नॉन मेटल्स की यही प्रॉपर्टी होती है, ना वो मेलेबल होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर। अब चलो नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं। अब जैसे मटेरियल हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे सारे नॉन मेटल सॉफ्ट नहीं होते, तो अगर आप ये एग्जांपल देख के बता दोगे कि जैसे कोल और सल्फर हो गए, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और साथ में डल होते हैं अपीयरेंस में। आई थिंक सारे ही नॉन मेटल वैसे थोड़े से डल होते हैं, क्योंकि जब तक उस पर पेंट ना कर दो आप कुछ ऐसा, तो पहले से तो वो बहुत ज़्यादा डल होते हैं अपीयरेंस में। अब मेटल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस थे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मतलब जैसे लस्ट्रस ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम नंबर में नहीं डाल सकते क्या? आप बिल्कुल ऐसे डाल सकते हो। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, दूसरी डक्टिलिटी, तीसरी सोनेरस, चौथी हार्ड, एंड फिफ्थ वन लस्ट्रस, सिक्स्थ वन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड जो है नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने बताया सोनेरस नहीं होते, कोई रिंगिंग साउंड वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर। अब जैसे हम ले लेते हैं कोई नॉन मेटल प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, दोनों का पुअर कंडक्टर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कोई बच्चा भूले ना कि ऑक्सीजन जो होती है वो नॉन मेटल होती है। फोस्फोरस, ये सारा जो आपने ऊपर देखे, कार्बन, फोस्फोरस, सल्फर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिड यू नो जो आपकी बुक में है हम वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिड यू नो, बहुत 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 ज़्यादा, एंड इसको आपको बिल्कुल एकदम से याद रखना है। एंड कुछ बच्चों के स्कूल में तो ये एक्टिविटी करवाई भी जाती है। अब जैसे मेटल्स हो गए जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ सल्फर से कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, सल्फर और फोस्फोरस को सोडियम और पोटेशियम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सल्फर और फोस्फोरस जो है नॉन मेटल है, और सोडियम और पोटेशियम हम जिसके पीछे लग रहा है वो है मेटल्स। तो सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मतलब आप रबर को कभी कट किया है, जैसे ब्लेड वगैरह से कभी देखा होगा किसी को कट करे हुए, तो जब पनीर कट होता है तो बिल्कुल, अभी तो हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दीज आर एक्सेप्शंस। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि आप नाइफ से बहुत आसानी से कट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है लाइफ टाइम। ओके, अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। चाहे पेपर में आए ना, वैसे तो पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी, थोड़ा कम पूछा जाता है। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच फाउंड, और मर्क्यूरी एक ऐसा, सिर्फ ऐसा एक लौता मटेरियल मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में फाइंड आउट होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही आप इसको रूम में लेकर आओगे बहुत लिक्विड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने इस फोटो में मर्क्यूरी देख सकते हो लिक्विड फॉर्म में, एंड बहुत ज़्यादा लस्ट्रस से शाइन कर रहा है। एंड इस फोटो में आप देख सकते हो कैसे सोडियम को जो है नाइफ से कट किया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज हम दोनों की देखेंगे। जैसे ऊपर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की देखी थी, नॉन मेटल की देखी थी, वैसे केमिकल प्रॉपर्टी हम मेटल की देखेंगे और नॉन मेटल की। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसको मैं थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ये ऐसे। ओके, पहला है केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे केमिकल है तो रिएक्शंस तो होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। पहले हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। ओके, फिर हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ।
दोनों की करवाएंगे, मेटल की भी करवाएंगे, नॉन मेटल की करवाएंगे। अब एक आपको एक सरप्राइज थिंग बाद में पता लगेगी। ओके, रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ भी, वाटर के साथ भी, एसिड के साथ भी, एंड फिर हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। ओके, तो अब ये आपको क्लासिफिकेशन, जब आप यहाँ नोट्स बना रहे हो ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपने लिख लिया, उसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें कुछ नया नहीं है बिल्कुल भी। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी आपने सबने क्लास 7th में पढ़ रखा है, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसको जलाते हैं, तो कुछ इतनी मतलब कुछ बच्चों के स्कूलों में तो एक्टिविटी भी करवाई गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही लाइट जो फ्लेम होती है, बहुत ही लाइट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग फ्लेम उसमें से निकलती है, कुछ इस तरीके की जैसे कि आपको फोटो में दिख रही है। तो ये बन जाता है, बाद में इसका ऐश बन जाता है, राख बन जाती है। वो राख को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर कहते हैं चलो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल के देखते हैं। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बस ये रिएक्शन आप सबने पढ़ रखी है, Mg+O, MgO, फिर MgO को हम H2, तो वो भी हम देख लेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप सबने पढ़ रखा है, कि जब आयरन का आप सबको जो सिंबल है वो भी पता है, Fe होता है। जब हम कोई आयरन को ऐसे बाहर पड़ा पड़ा छोड़ देंगे बरसात में, तो वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिल के रस्ट फॉर्म कर देगा। एंड रस्ट कुछ इस तरीके का, जो बाहर झूले होते हैं आपके घर के, वो क्या होता है बारिश में ऐसे ही मतलब उनमें रस्ट लग जाता है, अगर आप उस पर वापस पेंट ना करो। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ब्लू कलर का पेंट किया गया था, एंड उसके नीचे ग्रीन कलर का पेंट किया गया था, बट वो सारा रस्ट की वजह से खराब हो गया। अब हम देखते हैं रिएक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ नई रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ी है, और इससे भी हार्ड पढ़ी है एक्चुअली। चलो, तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम मेटल के साथ भी देखेंगे, नॉन मेटल के साथ भी देखेंगे। ओके, देखो आयरन भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल, और ये दोनों रिएक्शंस मैग्नीशियम की ही है। तो बस ये 2 रिएक्शंस आपकी मेटल में है ऑक्सीजन के साथ। तो चलो देखते हैं, एंड इससे कंक्लूजन निकलेगा दोनों का, मेटल के साथ भी ऑक्सीजन पे एक कंक्लूजन निकलेगा, एंड नॉन मेटल के साथ भी। वो कंक्लूजन ना आपको रिमेंबर रखना है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आयरन है उसका सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन सबको पता है O2, वाटर ये भी पता है H2O। बस आयरन का याद रखना, वो भी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, Fe। ओके, आयरन, तो ये आयरन ऑक्सीजन वाटर जब एक साथ आते हैं तो ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। ओके, Fe2O3 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, सो इसमें कुछ भी नया नहीं था, एंड इस फेरिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं रस्ट, जिसको आप कॉमन कहते हैं जंग लग गया या जंग लग गया, ठीक है। तो Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड जो है, उस फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब मैग्नीशियम पे चलते हैं, ये तो बिल्कुल भी नई रिएक्शन नहीं है, पहली वाली भी नहीं थी। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg, एंड ऑक्सीजन का तो सबको पता है O2। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ लेकर आए, ऐसा नहीं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को हमने हवा के प्रेजेंस में जलाया, तो जो उसकी राख होती है, जो उसका ऐश बचता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद रख लोगे। ओके, ये रिएक्शंस कुछ बच्चे घबराने लगते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस ऐसे आगे आएंगी तो वो हमें मतलब लर्न ही करनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप सीख जाओगे रिएक्शंस बनाना, कि रिएक्शंस कैसे बनती है। अभी फिलहाल 2-3 रिएक्शंस हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे। 2-3 रिएक्शंस है, जस्ट आपको याद कर लेनी है बस। एक्चुअली यहाँ 3 है, ये तो पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जिन बच्चों ने अच्छे से, और जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा उनको भी क्या ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नॉन मेटल की 2 हैं, बस हो गया। इसके बाद तो कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो कंसेप्ट है, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हमने सोचा इस राख का क्या करें, तो ये जो MgO है, हमने इसको डाल दिया पानी में, हमने इस राख को मिक्स कर दिया पानी में। और ये जो याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का जो इसका राख होता है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डाल दिया वाटर में, और उस राख को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद जो हमारा बनेगा वो बनेगा MgOH2, यानी OH जहाँ पर भी लगता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
एंड OH जहाँ पर भी लगता है याद रखना एक्चुअली बेस होता है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहा है। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन पे। ये है कंक्लूजन जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो इसको। एंड इसको फिट करने की जरूरत भी नहीं है जिन बच्चों को ऐसा मतलब होता है समझ के। तो अभी आपने ये 3 एग्जाम्पल देखे ऊपर, अब कैसे देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जिन मेटल्स को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटेलिक ऑक्साइड बनता है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे कुछ हाइड्रोक्साइड, ये कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं ना। तो बस इसके आगे कोई भी मेटल का नाम होता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कोई भी मेटल का नाम होता है, तो हमने इसलिए इसको नाम दे दिया मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये जितने भी ऑक्साइड बनते हैं ये सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, कोई बोलेगा बार बार कि आपके पास कोई आया, उसने किसी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और ऑक्साइड बोला ये इस मेटल का ऑक्साइड है, तो और इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करके बताओ ये बेसिक है या एसिडिक है, आपके मुंह से निकलना चाहिए बेसिक, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ओके, एंड आपने यहाँ पर भी देखा, जब आप फेरिक ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखोगे तो दीज आर द बेसिक। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ भी अब यहाँ पर मैं ये डिड यू नो क्यों कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिड यू नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो डिड यू नो मैं इंक्लूड करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि कॉपर के ऊपर भी रस्ट लगती है, जो कॉपर की बॉटल्स आप लेकर आते हो या जितनी भी कॉपर की चीज़ होती है उस पर रस्ट लगती है। अब कैसे पता लगे हमें उसके ऊपर रस्ट लग गई है, उनके ऊपर ग्रीनिश कलर हो जाता है, ठीक है, ग्रीन सा कलर हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है इसके ऊपर रस्ट है। आयरन के ऊपर कैसे पता लगता है रस्ट, ब्राउन सा कलर दिख जाता है हमें। ओके, तो कॉपर के ऊपर जब ग्रीन कलर की जब कोटिंग आ जाती है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अब देखो यहाँ एयर नहीं बोला है, मॉइस्ट एयर बोला है, क्यों, क्योंकि मॉइस्ट एयर में वाटर भी प्रेजेंट रहता है। ओके, मॉइस्ट एयर में जब आप बहुत दिनों तक छोड़ देते हो कॉपर वेसल को, तो बहुत ही एक डल सी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ओके, एंड वो जो ग्रीन मटेरियल होता है वो क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कॉपर का जो रस्टिंग होता है, कॉपर रस्ट करके क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, तो बच्चे लिख देते ग्रीन कोटिंग, ग्रीनिश कलर आ जाता है उसके ऊपर। नहीं, वो ग्रीनिश कलर क्या है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको तो पहले ही बता दिया ना कि हाइड्रोक्साइड जहाँ पर भी आए, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये रिएक्शन है। अब जैसे इस रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं, ये जो 2 लगाए ना आगे, ये बैलेंस किया जाता है एक्चुअली रिएक्शन को, तो वो भी आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो, कॉपर का होना तो सख्त ज़रूरी है, तो ओके कॉपर, जैसा कि मैंने बताया वाटर के साथ आएगा, और हवा, यहाँ मॉइस्ट वर्ड यूज किया है यानी वाटर, एंड हवा में तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जब हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो कॉपर है, जो मेन हमारा मुखिया है, ये सब साथ में आएंगे तो क्या बनाएंगे, आप सबको पता है ग्रीन कोटिंग होगी, डल ग्रीन कोटिंग होगी। उन डल ग्रीन कोटिंग को हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। मैंने आपको ये बता रखा, देखो Cu तो सबको पता है कॉपर, और OH भी आप सबको पता है हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पर भी आपको सबको पता है Cu का मतलब कॉपर, एंड CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। CO3 जो होता है कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बना। देखो, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने क्लासमेट को। एंड हर 20 डेज़ में आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो ना, वो आपको हर 20 डेज़ में रिवाइज करते रहना, 20 डेज़ में, 30 डेज़ में आप रिवाइज करते रहो। और रिवाइज ऐसे नहीं करना है, रिवाइज करना है किसी को समझा के, ठीक है। एंड रट्टा पे कभी भी बिलीव नहीं करना है, ओके, हमेशा समझ के चलना है। ओके, तो इस रिएक्शन को एक बार और देख लेते हैं। कॉपर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब साथ में आते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये 2 चीज़ें बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। O2 सबको पता है, CO2 सबको पता है, H2O सबको पता है, Cu भी सबको पता है, ठीक है। बस ये इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। देखो ये वर्ड देख रहे हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, Cu सिंबल आपको पता ही है, Cu होता है, और हाइड्रोक्साइड उसका होता है OH, और साथ में 2 लगा देना, OH2। एंड कॉपर कार्बोनेट भी आपको पता है, इसमें कॉपर Cu, कार्बोनेट
CO3 बन गया फॉर्मूला। तो ये था, ये हमने देखा कुछ मेटल, ठीक है। 3 मेटल्स के एग्जांपल देखे, एक हमने देखा कॉपर का, एक हमने देखा मैग्नीशियम का, ओके, एंड एक हमने देखा आयरन का। आई होप आपको क्लियर नहीं होगा, जिसको नहीं क्लियर है एक बार आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने बहुत टाइम लिया है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। जैसा कि मैंने आपको बताया रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एंड एक सरप्राइज भी है आगे जो आपको भी पता लगेगा, मतलब चैप्टर से रिलेटेड, ओके। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब नॉन मेटल का देखते हैं, नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल, कौन से नॉन मेटल की बात करेंगे? सल्फर की बात करेंगे बस, और कोई नॉन मेटल नहीं है। सल्फर, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ओके। क्या बनाता है? डाइऑक्साइड, यानी डाई का मतलब आप सबको पता है ना, 2, तो SO2 हो जाएगा। सल्फर का अब सबको अब याद रखना है सिंबल, कॉपर का सबने याद रखा है Cu, और आयरन का सबने याद रखा है Fe, मैग्नीशियम का Mg, वैसे ही सल्फर का S होता है। इसका तो बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन का O2, ये दोनों मिलके बनाते हैं SO2, ओके। एंड ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये गैस होती है, याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये गैस होती है। ये जो चीज़ें होती है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये एक्चुअली कोटिंग है जो उसके ऊपर हो जाती है। एंड सेम आयरन के साथ भी होता है ये सारी चीज़ें, ओके ओके। अब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। अब हम फिर से, हमारा मन नहीं माना, हमने सोचा क्यों ना इस गैस को पाइप के थ्रू पास करवा के हम वाटर में मिक्स कर दें। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड, हमने जब गैस निकली ना, तो हमने उसको पहले तो कवर कर दिया और उस पर से एक पाइप एक दूसरे बीकर में जाते हुए बनाई जो वाटर के अंदर जा रही है। तो हमने SO2 को जब H2O के साथ मिक्स किया तो ये बना H2SO3। बस याद रख लेना है, बहुत ही आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी, ओके। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होती है तो बनाता है सल्फरस एसिड, एक एसिड बनता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक नॉन मेटल वाटर के साथ मिल रहा है, वहाँ एक नॉन मेटल वाटर के साथ मिल रहा था तो ऑक्साइड बना रहा था, हाइड्रोक्साइड बना रहा था एक्चुअली। यहाँ जब एक नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्चुअली वाटर के साथ मिलता है तो एसिड बनाता है, ओके। ये एसिड है, याद रखना। वहाँ जो है, एक और बार समझते हैं, ये हाइड्रोक्साइड था यानी एक ऑक्साइड था, और ये जो है इसका क्या होगा? ये बेसिक होगा, ठीक है। बट हमने अभी तक एसिड का नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हम ये तो बता देंगे कि डाइऑक्साइड क्या होगा। ये देखो कंक्लूजन, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी नॉन मेटेलिक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, फोस्फोरस से जो भी बनेगा, कार्बन से जो भी ऑक्साइड बनेगा, ये जितने भी नॉन मेटल से ऑक्साइड बनेंगे ना, ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं नेचर में। देखो निकल ही गया ना आखिर एसिडिक नेचर में, इसका तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये एसिडिक होगा, सल्फरस एसिड, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो कि नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये आपको एक्सप्लेन करना हो तो इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कोई भी आपके पास बोलेगा ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कोई भी नॉन मेटल का नाम वो आगे लगा सकता है, ठीक है, और ऑक्साइड तो बता देना कि ये एसिडिक है, ओके। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, डिड यू नो को तो हम स्टार्ट करेंगे, बट हम आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हम एक न्यू टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड टाइप, रिएक्शन विद वाटर, ओके। रिएक्शन विद वाटर, एक डिड यू नो देखते हैं पहले। सोडियम मेटल याद है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सोडियम मेटल जो कि इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल पनीर जैसा होता है, नाइफ से कट करने पे आराम से कट जाता है, ओके। तो ये जो सोडियम मेटल होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको थोड़ी सी हवा भी लग गई या थोड़ा सा पानी भी मिल गया तो बिल्कुल आग पकड़ लेगा। बहुत सारे बच्चों के, जैसा कि स्कूलों में ये एक्टिविटी करवाई जाएगी, एंड कुछ स्कूलों में होता है नहीं करवाते, बच्चे कंप्लेन करते हैं, ओके। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड ये विगोरसली, मतलब विगोरसली इतनी जल्दी ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड इसमें से इतनी हीट जनरेट होती है, आप देख रहे हो कितनी हीट जनरेट हो रही है। फायर तो उतना दिखता ही आपको, बट हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, इसीलिए हम लोग इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ये सबको याद रखना है। क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि विच मेटल रिएक्ट विरिगसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आप बता दोगे सोडियम मेटल। बट और ये पूछा जाता है विच मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ, विच मेटल इज दैट विच कैन बी कट विद द नाइफ, तो वो है सोडियम। या तो ये पूछा जाता है कि वाई सो मच हीट इज जनरेटेड इन दिस sodium metal when it is put in the water, when it is poured in the water, जो भी आपका है,
तो वो यही है कि बहुत ही ज़्यादा विगरसली ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हीट ये जनरेट करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रिएक्शन विद वाटर, अब दोनों के साथ देखेंगे, मेटल के साथ एंड एक नॉन मेटल के साथ। मेटल के साथ देख लेते हैं, सोडियम जो होता है, सोडियम एक मेटल है, बहुत विगरसली जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जितने भी अदर मेटल्स है ना, मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जाहिर सी बात है ये सब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सोडियम जो है बहुत ज़्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। देखो रिएक्ट करते हैं, चाहे स्लोली करें चाहे फास्ट करें, रिएक्ट करते हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये सरप्राइज है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, तो आपको इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल इतना दिमाग में रख लो कि नॉन मेटल। एंड मैं आपको बता दूँ, नॉन मेटल वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करते, नॉन मेटल अब जो अभी हम एसिड पढ़ने वाले हैं उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल जो है बेसिस के साथ भी उतना रिएक्ट नहीं करते। अब देखो नॉन मेटल तो अभी आपने पढ़ा कि एसिडिक होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बेसिक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रली बनाएंगे एक्चुअली, वो आपने पढ़ा एसिड प्लस बेस। ओके, बट वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो एसिडिक होते हैं, तो ये चीज़ है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आते हैं वापस, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट एयर के साथ कितना रिएक्ट करते हैं वो आपने ऊपर अभी देखा। नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन द, अब जैसे एक फोस्फोरस एक है, ओके, नॉन मेटल, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल सोडियम की तरह, हवा में आते ही जो है आग पकड़ लेता है। बट फ़र्क ये है कि सोडियम एक मेटल है एंड फोस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब फायर कैच कर लेता है हवा के उससे आते ही। तो हम सोचते हैं क्यों ना हम इसे वाटर में रखें, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो सोडियम को हम स्टोर करते हैं केरोसिन में एंड फोस्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में। तो वाई फोस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, because to prevent the contact of the phosphorus with the atmospheric oxygen, because it catches a fire, and so it is stored in the water। बस इतना है, आपको याद रखना है फोस्फोरस का जो कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल। वही चीज़, नॉन मेटल्स जनरली, क्योंकि मैंने बात की थी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। देखो नॉन मेटल तो रिएक्ट करते ही नहीं है, देखो नॉन मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब मेटल देख लेते हैं। देखो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन होता है, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, क्या रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली है, तो जो भी रिएक्शंस कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी लाइटर या फिर कोई भी कैंडल पास में लेकर, या बर्निंग जो मैच स्टिक होती है उसको पास में लेकर आते हैं। जैसे ही रिएक्शन होता है, मेटल को जैसे ही एसिड के अंदर डाला वैसे ही कैंडल पास में लेकर आया, तो पॉप से साउंड आता है, जिससे हमें पता लग जाता है हाँ हमारा जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल रहा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद द बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जैसा कि देखो मैंने बताया था, नॉन मेटल्स का जो बेसिस, जब नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने नोट्स में ये लाइन इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, ये नोट्स सिर्फ इसलिए नहीं बनाएंगे कि आप इसको एक बार में रीड करके हाँ आपको पूरा कंसेप्ट ऐसे हो, ये जो आपको बुक भी ना पढ़नी पड़े, क्योंकि बुक से एकदम रिलेटेड है, आपको बुक की रीडिंग लेनी है, ठीक है, 2-3 बार, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सारा कवर हो जाता है टॉपिक। ओके, तो ये चीज़ है। एसिड में कुछ नहीं था, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एंड ये हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता लगेगा, टेस्ट क्या होता है इसका, टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं, हम बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर आएंगे और एक पॉप सी साउंड आएगी। Copper does not react with the dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with the sulfuric acid। अब जैसा कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वापस आ गया, हमने बोला कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ये जो कॉपर है ना, ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो HCl एसिड होता है, HCl जिसको आप बोलते हो, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता कॉपर, ठीक है, चाहे आप जितना हीट कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं बोला कि मेटल जो है, ये कॉपर जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, करता है बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करता। ओके, ये आपकी बुक में ही लिखा है। अब आते हैं रिएक्शन विद बेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेटल नॉन मेटल, ठीक है,
इसमें अभी हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये जो चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। ये आपको अपने माइंड में ये रखना है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले जिंक सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके बाद आता है आयरन, फिर उसके बाद आता है कॉपर। ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, या सब आप कहोगे सबसे ज़्यादा ताकतवर, इंग्लिश में कहोगे रिएक्टिव, हिंदी में कहेंगे ताकतवर। सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जिंक, सबसे ज़्यादा, एंड इसका फॉर्मूला आप देख लो, Zn होता है। फिर आता है आयरन, ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर। फिर आता है कॉपर। ये आपको अच्छे से पता लग गया। अब हम ये समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होती है। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से एक डिस्प्लेस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, हटा देना। बस अब हम मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक ऐसा मेटल जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत रिएक्टिव है, वो एक कमज़ोर रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसको अपनी जगह भेज देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको अनाथ कर देता है, उसको अपनी जगह भेज देता है, ठीक है, लेकिन खुद उसकी जगह आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके काम आएगी, 10th तक याद रखो इसको अच्छे से, कि डिस्प्लेसमेंट नाम से पता लग रहा है, अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। देखो, अगर एक ताकतवर मेटल ने एक कमज़ोर वाले मेटल को हटा दिया, तो कमज़ोर वाला तो नहीं रिप्लेस कर पाएगा ना। ठीक है, तो वो वही लाइन उल्टी लिखी हुई है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक बहुत ताकतवर मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने 3 बार बोल दिया होगा, ठीक है, आपको भी इसे बोल बोल के अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने इस पे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आपकी बुक में बना है। बहुत बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज़ होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हम देखते हैं। ठीक है, अपनी बुक के इन सारे रिएक्शन के आगे एक एरो एरो बना लो, इसका आंसर आप खुद लिखोगे। ओके, अब देखो क्या है, कॉपर सल्फेट है। इस सल्फेट की चिंता तो करनी नहीं है, सल्फेट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये आपको देखना है कॉपर, चाहे इसका कॉपर देख लो या इसका, ये कॉपर देख लो। ठीक है, ये जो कॉपर है और यहाँ पर है जिंक। ओके, जिंक ग्रैन्यूल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक के, तो ग्रैन्यूल्स में आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जिंक, ये कॉपर और जिंक देख रहे हो, हम चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर पाएगा नहीं। अब देखो, ये अकेला है, इस तरफ वाले अकेले हैं, तो हम इधर की बात करते हैं, कॉपर के साथ तो सल्फेट है। ओके, अब बताओ क्या ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। अभी हमने जो पढ़ा है, जिंक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, फिर आता है आयरन, फिर आता है कॉपर। अब बताओ क्या ये जिंक कॉपर को हटा पाएगा उसकी जगह से। ऑब्वियसली हटा पाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना, ऑब्वियसली हटा पाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिंक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ऐसा नहीं हो कि उसको हटा के बाहर फेंक देगा, कॉपर को अपनी जगह दे देगा, कॉपर ग्रेन्यूल नहीं हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, तो बस बन गई रिएक्शन। ये जो Cu था, इसको हमने हटा दिया, क्योंकि जिंक तो बहुत ताकतवर है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया और ये बन गया ZnSO4 और ये बन गया Cu। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है कॉपर, ये है आयरन, एक आयरन की नील डाली है, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेटल देखना है। अब बताओ क्या ये आयरन इस कॉपर को हटा पाएगा। क्या आयरन कॉपर को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि कॉपर जो आयरन होता है वो सेकंड नंबर का ताकतवर होता है, कॉपर सबसे सबसे कमजोर है। ठीक है, तो आयरन भी इसको हटा देगा। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, सिंबल क्या होता है Fe, तो ये बन जाएगा FeSO4। और अब ये इसकी जगह पे आ गया। अब ऐसा नहीं कि उसको धक्के मार के निकाल देगा, उसको उसने अपनी जगह दे दी, जहाँ वो अकेला था अब कॉपर अकेला है। ठीक है, चलो अब इस वीडियो को पॉज करो और आप बीकर नंबर C की जो रिएक्शन है वो बना के देखो। ठीक है, पॉज करके आप बना लो। अब हम नेक्स्ट बीकर C पे चलते हैं। यहाँ पर है जिंक एंड यहाँ पर है कॉपर। अब बताओ क्या ये कॉपर जिंक को हटा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कॉपर सबसे कमजोर था और जिंक तो सबसे ताकतवर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जिंक को हटा पाए। तो ये एज इट इज सेम रिएक्शन आ जाएगी, कॉपर अपनी जगह पे रहेगा और ZnSO4 अपनी जगह पे रहेगा। ओके, अब चलते हैं आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स पे। क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा? इतनी हिम्मत है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा था कि कॉपर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। ओके,
तो बिल्कुल सेम एज इट इज रिएक्शन आ जाएगी, कॉपर अपनी जगह पे चुपचाप रहेगा और FeSO4 अपनी जगह पे। अब चलते हैं फिर लास्ट रिएक्शन पे, आयरन नेल। अब और यह है जिंक। क्या आयरन जिंक को उसकी जगह से हटा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा था जिंक सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जिंक। तो हमने देखा कि आयरन जिंक को जिंदगी में डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि जिंक बहुत ज्यादा ताकतवर है। ओके, तो सेम एज इट इज ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ट्रिक से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो रिएक्शन की चिंता नहीं लेनी है, चिंता जिसकी लेनी है वो है इस वाले रिएक्शन की। इसमें भी कुछ टेंशन नहीं है, इसमें बस कलर याद रखने। ये एक अकेली ऐसी रिएक्शन है जब पेपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सबको पता है पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम छोड़ दें, तो पूछा जाएगा। उसमें बच्चे डेफिनेशन लिख देंगे, साथ में उनको लिखनी पड़ती है रिएक्शन, क्योंकि वो पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल, ठीक है, या एक्सप्लेन विद द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बच्चे लिखते हैं क्योंकि सबसे आसान रिएक्शन है। हम क्या करते हैं पता है, जिंक को और कॉपर को कंपेयर करते हैं, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक बहुत कमज़ोर को। तो बच्चे ये रिएक्शन की हेल्प से बहुत ये रिएक्शन लिख देते हैं, एक्सप्लेन हो जाता है, फुल मार्क्स। देखो कॉपर सल्फेट हमने लिया, CuSO4 सल्फेट लग रहा है, सल्फेट तो पता ही है, हमने कॉपर सल्फेट लिया। अब देखो कुछ बच्चों को, अगर लैब गए होगे आप तो देखना कि जो कॉपर सल्फेट उसका जो पाउडर होता है, कॉपर सल्फेट हो कुछ भी हो, कॉपर हो, कॉपर वैसे तो आपको दिखेगा ब्राउनिश कलर का, वैसे कॉपर सल्फेट का पाउडर ब्लू कलर का होता है। ओके, तो याद रखना कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, बस यही चीज़ आपको याद रखने वाली है, ठीक है। डेफिनेशन भी मेरे हिसाब से याद नहीं रखना, आपको समझ आ गया है। एक मोर रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देता है, उसी इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बस ये याद रखना है कलर, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। साथ में हमने डाले कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स, कुछ जिंक के टुकड़े। अब बताओ क्या, एरो लगा दिया आपने, ठीक है, अब अपने आप रिएक्शन बनेगी। अब बताओ क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? सबका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जिंक तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो जिंक ने ले ली इसकी जगह, चाहे वो इसमें वर्ड्स में हो, चाहे वो फॉर्मूले में हो या सिंबल में हो। तो सिंबल में भी Cu की जगह Zn आ गया एंड वर्ड्स में भी यहाँ पर Zn आ गया, और उसने दे दी कॉपर को अपनी जगह। बस कलर देख लेते हैं, जब जिंक इसकी जगह आया, आप जाहिर सी बात है ब्लू कलर तो बचेगा नहीं, वो हो जाएगा कलर लेस। अब आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा कलर लेस, और कॉपर आपको उस सोल्यूशन के नीचे, जब आप थोड़ी देर वेट करोगे तो उस सोल्यूशन के नीचे आपको रेड रेड सा दिखेगा, वो होगा आपका कॉपर। ओके, कलर याद रखना है बस, बाकी तो आप देख ही रहो कैसे आपको आता है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखो जो बीकर ए थी, ये बीकर ए वाला ही है, ठीक है, उसमें जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो चीज़ आप रिएक्शन में देख रहे हो एज इट इज वर्ड में लिखी हुई है और कुछ नहीं किया है। देखो जिंक को जब हम जिंक को कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया, व्हाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। सो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर, इसलिए उसका जो ब्लू कलर है वो हट गया। देखो अगर कॉपर गया तो उसका ब्लू कलर भी चला जाएगा, ठीक है। एंड एक पाउडर सा रेड मास वो आपको दिखेगा नीचे, डिपॉजिट एकदम बीकर के नीचे डिपॉजिटेड वो आपको दिखेगा रेड कलर का। ओके, बस यही, बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस हो जाएगा आपका सोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं यूजेस, बहुत छोटा टॉपिक है। मेटल्स के यूजेस भी देखेंगे, नॉन मेटल्स के यूजेस भी देखेंगे। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर यूज इन मेकिंग, मेटल्स का तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है। देखो मशीन्स में हम यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, एंड जो कुकिंग यूटेंसिल्स होती हैं घर की, उन सब में आसपास देखो मेटल ही मेटल। इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉडीज़ में, हर जगह, वाटर बॉयलर्स में एक्चुअली। ओके, नॉन मेटल का देख लेते हैं। नॉन मेटल का देखो, नॉन मेटल का सबसे पहला, हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो एक नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, बिकॉज ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल विच वी इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग के टाइम पर हम उसको इनहेल करते हैं, तो ये पहला यूज़ हो गया। ओके, नॉन मेटल यूज इन द फर्टिलाइजर्स। अब कुछ बच्चे जिनको ऐसे याद नहीं होता, शॉर्ट में अपना दिमाग में बनाते हैं, तो नॉन मेटल का पहला यूज याद रखो ऑक्सीजन। दूसरा नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स याद रखो, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो हो, हेल्दी हो, हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल जो है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, क्लोरीन जैसे। ओके, पता ना क्लोरीन वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। फिर नॉन मेटल जो पर्पल कलर का एक सोल्यूशन होता है वो भी नॉन मेटल होता है। तो ये जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, आप इसको एक्चुअली क्रीम में किसी में
आप इसको अप्लाई करते हो, ठीक है, अपने घाव पर, वाउंड्स पर, ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक ये आपके लिए एक्ट करता है। हम क्रैकर्स में यूज़ करते हैं, ओके, बारूद वगैरह जो भरी रहती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, वो भी नॉन मेटल ही है, यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंड इससे डबल मज़ा तब आएगा जब आप इसको खुद से बिल्कुल जैसे मैंने समझाया वैसे ही आप किसी और को समझाओगे, ठीक है, और जितनी बार समझाओगे उतनी बार स्ट्रांग होगा, एंड वही चीज़ें आपको याद आएंगी जब आप एग्ज़ाम को लिख रहे होगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट।